पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भोपाल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव, भविष्य को संवारने का प्रयास विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध मेरे अनन्य मित्र, शुभेच्छु भाई प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा और पूर्व कुलपति रहे हैं वह डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के, श्री प्रशांत पाठराबे जी, अपर महानिदेशक PIB भोपाल, श्री अखिल नामदेव जी, संयुक्त निदेशक PIB भोपाल, पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के सभी अधिकारी कर्मचारीगण एवं इस समय इस कार्यक्रम में संबद्ध सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और जिज्ञासुगण, मुझे ऐसे प्रसन्नता है कि पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी आयोजित है। महत्वपूर्ण इसलिए सुधार, परिष्कार, उद्धार, नवनिर्माण, नवाचार सब कुछ शिक्षा के माध्यम से ही होता है और नई शिक्षा नीति पर यह संगोष्ठी आयोजित है। इसलिए अतिशय महत्वपूर्ण और सतत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग संवाद करने के लिए बैठे हैं। वस्तुतः नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रमों की पूर्णता के विकल्पों में लचीलापन, विषय संयोजन के चयन की स्वतंत्रता, कौशल विकास से रोजगार उपलब्धि जैसे कदम को अपने में समाहित किए हुए है। यह धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, अध्यात्म एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवीणता के लिए सूत्र और स्रोत दोनों है। इतना ही नहीं, यह नीति राष्ट्र के नवनिर्माण, सर्वांगीण विकास एवं ज्ञान लोक की महाशक्ति बनने का पथ प्रशस्त करने वाली है। ऐसी शिक्षा नीति अतिशय ज्ञान की परंपरा, हमारी मान्यताएं, हमारा मूल, इसको समेकित करने वाले भाव को लेकर सृजित है, रचित है, निर्मित है और अब हम सभी के लिए सुलभ है। जिस समय इसका नियमन किया गया उस समय एक महान लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखा। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और ज्ञान लोक की महाशक्ति भारत, यह लक्ष्य है जिसे हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। पहली बार प्राथमिक स्तर से लेकर के अनुसंधान तक शिक्षा के सभी स्वरूपों को आपस में समेकित किया गया है और इसे विधिवत विवेचित किया गया है। इसलिए सुविचारित नीति, सुव्यवस्थित नीति है और पहली बार लगा कि एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें भारतीयता के भाव प्रमुख हैं, अब हम भारत दर्शन को इस शिक्षा नीति में देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मूल क्या है, हमारा अस्तित्व किस प्रकार का है और हमारा ध्येय क्या है, सभी आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। इसलिए शिक्षा नीति सूत्र भी है, स्रोत भी है, हमारे विकास का, हमारे ज्ञान के सभी विधाओं के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का और साथ ही इस मानवता के कल्याण के लिए, जिसे हम संपूर्ण परिवार के रूप में देखते हैं। भारत की जो मान्यता है आप सभी जानते भी हैं, महोपनिषद में वर्णित है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराये का है, यह संकीर्ण वृत्ति के लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन उदार चरित्र के लोगों के लिए संपूर्ण धरा ही एक परिवार की तरह है और भारत इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ सभी उदार वृत्ति के लोग हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है, क्योंकि हम पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं और इसकी आत्मा भारतीय है। प्राथमिक स्तर से अभी पराठे जी, हमारे पाठशाबे जी बोल रहे थे कि इसमें कैसे प्राथमिक शिक्षा में नवाचार और गुण और बच्चों के व्यक्तित्व विकास का भाव समाहित है। इस स्तर से ही
अंक और अक्षर ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं जागृत होती हैं, साथ ही सामूहिकता का भाव और समानता का भाव जागृत होता है, विकसित होता है, और इसी अवस्था से जिज्ञासु का पूर्ण भाव हमारे अंदर समाहित हो जाता है। बालक ज़्यादा जिज्ञासु होता है, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को देखकर कौन है, कैसा है, किस प्रकार का है, इसका ध्येय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका रूप कैसा है, नाम और रूप, यह बोध आरंभ से ही होने लगता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर माध्यमिक शिक्षा, अभी पाठशाला जी बता रहे थे विस्तार से इसके बारे में कि कैसे 5+3+3+4 का विधान इस शिक्षा व्यवस्था में किया गया है। यह भी ध्यान रखा गया है कि प्राथमिक से जब हम माध्यमिक तक जाएं, स्कूल तक, तो हमारे यहाँ एनरोलमेंट का स्तर 2030 तक जाते जाते 100% हो जाए। इस उम्र के सारे विद्यार्थी इस विधा से अपने को जोड़ लें या उन्हें जोड़ दिया जाए, तभी शिक्षित भारत का सपना पूरा हो सकेगा। और इस शिक्षा नीति में इसका बहुत अधिक विधान किया गया है। ऐसा इसलिए कि प्राथमिक शिक्षा हमारी रीढ़ है और उसके बाद स्कूली शिक्षा हमारे लिए मेरुदंड है। तो विकास का आधार तब तय होगा जब हमारा रीढ़ मजबूत हो, हमारा जड़ मजबूत हो। तो आधार अर्थात नींव प्राथमिक शिक्षा, फिर स्कूली शिक्षा, और उसके बाद शिखर अर्थात शीर्ष अर्थात मस्तिष्क को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए उच्च शिक्षा का विधान किया गया है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही विकास होता है, सुधार होता है, उद्धार होता है, पुनरुद्धार होता है और परिष्कार होता है। इसलिए शिक्षा नीति में सभी का ध्यान रखा गया है और यह देखा गया है कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी मान्यता क्या है, हमारा धर्म दर्शन क्या है, हमारे यहाँ विज्ञान की प्रणाली कैसी रही है, अनुसंधान की प्रणाली कैसी रही है। इसीलिए जो प्राचीन कालीन हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उनकी विधाओं का इसमें विशेष विचार किया गया है। हमारा धर्म दर्शन क्या है, इसका इसमें विचार किया गया है। अर्थात इस शिक्षा नीति को संपूर्ण भारतीय संदर्भ प्रदान किया गया है और जिसके माध्यम से हम आरंभ में दुनिया को आलोकित करते रहे हैं और अब पुनः हम दुनिया को आलोकित करेंगे। इसीलिए इसमें जड़ से जग तक पहुंचने का विधान है, मनुष्य से मनुष्यता, मानवता के शीर्ष तक पहुंचने का विधान है और यहाँ से ग्लोबल सिटीजन बनने का विधान है। इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा, इसका स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा भारतीय है। लिबरल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। उच्च स्तर पर जाकर के बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं, क्योंकि आज का दौर विज्ञान का दौर है और विज्ञान में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए हायर एजुकेशन के बारे में भी इसमें सम्यक विचार किया गया है। जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है, उच्च शिक्षा की, तो इसमें अब पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम यूजी के त्रिवर्षीय और 4 वर्षीय होंगे। पीजी का 1 वर्षीय अथवा 2 वर्षीय जैसा यूजी से विद्यार्थी निकलता है और उसके बाद फिर अनुसंधान। स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विधान है कि बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं 1 वर्ष अगर पढ़ते हैं यूजी में तो उन्हें सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, 2 वर्ष पढ़ के छोड़ देते हैं डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 वर्ष पढ़ के छोड़ते हैं तो उन्हें फिर ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। 1 वर्ष छोड़ना, 2 वर्ष के बाद छोड़ना, 3 वर्ष के बाद छोड़ना, यह इस पर निर्भर करता है कि क्या सर्टिफिकेट कोर्स के बाद यह विद्यार्थी आजीविका के किसी क्षेत्र में जा सकता है। अर्थात इस शिक्षा व्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों का विशेष ध्यान रखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत तो तभी होगा जब यहाँ का हर युवा कार्य करने का अवसर पाए। उत्पादन और सृजन के सभी केंद्र महत्वपूर्ण हो जाएं,
चाहे औद्योगिक आस्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र हो, सबका सम्यक विचार इस उच्च शिक्षा में किया गया है। यह भी ध्यान रखा गया है कि स्नातक स्तर पर जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यह 2035 तक जाते जाते 50% हो जाए। अभी मात्र 26.3% है। तो इसलिए हर स्तर पर शिक्षा से जुड़ना, शिक्षा के माध्यम से बढ़ना और बढ़कर भारत की गरिमा को बढ़ाना, इस शिक्षा नीति का ध्येय रखा गया है। इसीलिए इसे होलिस्टिक कहते हैं, समावेशी, सर्वव्यापक और सर्व विकास इसका ध्येय है कि जिसमें सभी को जोड़ा है। इसलिए स्नातक स्तर पर अब विद्यार्थी के पास विकल्प की बहुलता है। अब विज्ञान का विद्यार्थी कला के विषय पढ़ सकता है, म्यूजिक का विद्यार्थी परमाणु विज्ञान पढ़ सकता है, जो स्पेस साइंस का विद्यार्थी है वह इतिहास पढ़ सकता है। सबके पास विकल्प चयन का अवसर इस समय सुलभ है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बच्चे के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर एक कॉम्बिनेशन के आधार पर विषय चयन की व्यवस्था नहीं होगी, उसके पास विषय चयन की स्वतंत्रता होगी और यह स्नातक स्तर पर है। विद्यार्थी पढ़ने के बाद जाए, 2 साल के बाद अगर जो सर्टिफिकेट कोर्स का विद्यार्थी है लौट कर आता है, 1 साल और पढ़ता है, डिप्लोमा कोर्स करता है, तो 1 साल के बाद 2 साल के अंतराल पर आने के बीच की अवधि में जो क्रेडिट उसे 1 साल का है, उसके लिए एक विधान किया गया है कि नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट या नेशनल क्रेडिट बैंक में उसके सारे क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। यह जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल इंडिया बनाने का माननीय मोदी जी का जो इस समय दुनिया की मंच पर महानायक के रूप में समादृत हैं, यह उनका एक सपना रहा है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएं और सब कुछ पारदर्शी हो जाए, सब कुछ सुरक्षित हो जाए और किसी भी हमारे ज्ञान की विधा पर कोई आघात न लगे, हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का विधान कर दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी के क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। जब वह अगले कोर्स के लिए आएगा तो उसे मिल जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विधान रखा गया है कि अब विद्यार्थी पढ़ सकता है। 1 वर्ष के अंतराल, 2 वर्ष के अंतराल के बाद उसका क्रेडिट खत्म नहीं होगा, उसे नए सिरे से पहले वर्ष में पढ़ना नहीं होगा। यह व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही अध्ययन में क्या क्या ध्यान रखना होगा, इसके लिए इस शिक्षा प्रणाली में 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। पहला, एक्सेस, कि यह सबकी पहुंच इसके पास तक हो और स्वयं यह विधान, यह वितान सबके पास तक पहुंच सके। पहली बार देखा गया है कि एक शिक्षा नीति ऐसी बनी है कि जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं अथवा हाशिए से भी दूर लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत अधिक ध्यान रखा गया है। इसीलिए एक्सेसिबिलिटी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इक्विटी, जिसमें सबकी भागीदारी हो, सबका समावेशन हो, सबको यहाँ तक पहुँचने के लिए अवसर हो और सबकी उन्नति का मार्ग इसके माध्यम से प्रशस्त हो सके, इसका ध्यान रखा गया है। तीसरा है क्वालिटी, कि अब हमें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। एक शिक्षण संस्था का मानदंड भी क्वालिटी एजुकेशन ही होगा। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वह होंगे जहाँ क्वालिटी रिसर्च होगा, गुणवत्ता परक अनुसंधान। इसलिए गुणवत्ता का इस शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है। अगर हम प्राथमिक और स्कूली शिक्षा की तरफ जाएं तो वहाँ ऐसे लोग भी पढ़ा सकते हैं, लोक गायक, लोक कलाकार, लोक रचनाकार, उनके लिए भी अवसर होगा कि बच्चे को अपनी कला, अपना हुनर दिखा सकें और उसमें भी ऐसा भाव जागृत कर सकें कि उसमें पढ़ने, बढ़ने, सीखने के बहुत सारे अवसर हैं, उसके पास क्षमता है, उसकी प्रतिभा है। एक स्तंभ है इसका एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, अर्थात शिक्षा महंगी अब नहीं होगी, ब्लेंडेड मोड से दी जाएगी शिक्षा और इस डिजिटल मोड का बहुत फायदा है। आईसीटी जो क्रांति है, इसका बहुत फायदा है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से
आज हम यहीं बैठे बैठे आप लोगों से संवाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी हम प्रत्यक्ष संवाद कर पा रहे हैं, जिनके साथ अन्यथा संवाद संभव नहीं था। दूरस्थ अंचल में बैठे हुए लोग अब इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसकी वहनीयता यह बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि अब शिक्षा महंगी नहीं रहेगी और साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों का व्यावसायिक दृष्टि से प्रयोग नहीं होगा। यह सभी के लिए होगा, खुला होगा और फिर अकाउंटेबिलिटी, इसमें जवाबदेही होगी। हम अपने प्रति जवाबदेह होंगे, जो भी होगा अपने प्रति जवाबदेह होगा। और हर विद्यार्थी का मूल्यांकन दो प्रकार से होगा। एक तो विद्यार्थी स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा, उसके बारे में उसके मित्र कैसा सोचते हैं, इसलिए हर विद्यार्थी को थोड़ा मित्र भी बढ़ाना पड़ेगा और स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा। शिक्षक के द्वारा तो मूल्यांकन होता ही है। तो इस तरह से गुणवत्तापरक शिक्षा का भाव बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यह जो अकाउंटेबिलिटी शब्द है, विद्यार्थी कैसे आकर्षित हो शिक्षण संस्थानों के प्रति, इसके लिए भी मानक तैयारी की गई है कि क्या ध्यान में रखना चाहिए। हमें 3 बातों का ध्यान करना होता है: क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड कमिटमेंट। कि जो शिक्षण संस्थान रचनाधर्मिता को बढ़ावा देगा, ये उसका ध्येय है कि रचनाधर्मिता को बढ़ावा दे, कि हमारे यहाँ का विद्यार्थी क्रिएटिव माइंड का हो, क्रिएटिव एप्टीट्यूड का हो, वह निरंतर सकारात्मक भाव रखे, निर्माणपरक वृत्तियों को अपने साथ जोड़े रखे और इससे उसका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और अंततः राष्ट्र का कल्याण होगा और सर्वोपरि मानवता का कल्याण होगा। विद्यार्थी में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा भाव सीखने का। एक विद्यार्थी का पहला लक्षण होता है, धर्म होता है कि वह जिज्ञासु बने। उसके अंदर जितनी जानने की इच्छा होगी उतना ही वह अध्ययनशील होगा और जितना अध्ययनशील होगा उतना ही वह अनुसंधानशील होगा। इसलिए ध्यान का विषय होता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। ज्ञान, ध्यान और अनुसंधान तीनों समाहित है, इसकी व्यवस्था की गई है। और फिर कमिटमेंट होना चाहिए, शिक्षण संस्थान का भी और विद्यार्थी का भी, शिक्षक का भी, कि हमें क्या करना है, हमारे पास जो दायित्व है उसका हम किस तरह से निर्वहन करें। अर्थात सर्वोत्तम निर्वहन का कमिटमेंट, सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करने का कमिटमेंट, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का कमिटमेंट, ज्ञान लोक की दुनिया में, ज्ञान लोक के मंच पर, ज्ञान लोक के फलक पर भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प, यह एक शिक्षण संस्थान और जिज्ञासु अर्थात विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी उसे कुछ खास चीज़ों पर अवलंबित होना होगा। पहला, वहाँ सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, डिस्कवरी का सेंस होना चाहिए। तीसरा, डिस्कशन की वृत्ति होनी चाहिए और अंततः एनालिसिस की वृत्ति होनी चाहिए। हमें जानना है जानने योग्य क्या है, अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों की त्रयी का समावेशन इस शिक्षण व्यवस्था में है और इस नई शिक्षा नीति में है। ज्ञाता कौन, ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या है, यह सब समझना है और ये सभी मिलते हैं तो एक शब्द में, इंक्वायरी में इसे समाहित कर लिया जाता है। खोज की वृत्ति, अनुसंधान की वृत्ति, रिसर्च, डिस्कवरी का भाव, हमारे पास क्या महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से हम अपने अंचल को समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबी बना सकते हैं, यह भाव महत्वपूर्ण है इस शिक्षा नीति में। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बार बार संदेश होता है, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, कि हमारी स्थानीयता के लिए बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम जिस किसी भी अंचल में होते हैं उसके लिए हमें मुखर होना चाहिए और फिर वहाँ के उत्पाद को हमें वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, इसकी तलाश करनी है। दुनिया में क्या जरूरी है इस समय, उसको सोच करके हमें अनुसंधान करना है और हमें डिस्कशन करते रहना। संवाद से बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, संवाद से विश्वास बढ़ता है, संबल बढ़ता है, सीखने की वृत्ति बढ़ती है। बहुत कुछ हमारे पास है, संवाद के माध्यम से दूसरे को मिल जाएगा। बहुत कुछ दूसरे के पास है, संवाद के माध्यम से हमें
मिल जाएगा। और इसीलिए क्लासरूम में संवाद शैली में अध्ययन अध्यापन होता है, उसकी भी ज़रूरत है, ऑनलाइन मोड की भी ज़रूरत है। इसीलिए ब्लेंडेड मोड में अब शिक्षण संस्थानों को शिक्षा देनी है अपने विद्यार्थियों को, और अंततः एनालिटिक माइंड का होना चाहिए, विश्लेषणात्मक मस्तिष्क का विश्लेषण हमें करना है, एनालिसिस। हम दैनिक कार्यों का ही विश्लेषण कर लें, शाम को हमने आज दिन भर में क्या किया, हमारा जो योगदान है समाज के प्रति वह कितना है, कैसा है। शिक्षण संस्थान को भी सोचना है कि हमने विद्यार्थियों के लिए क्या किया, परिवेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया और मानवता के लिए क्या किया। शिक्षा नीति में इस सभी को समाहित किया गया है। और पहले जैसा माननीय मोदी जी ने कहा था, पहले विधान था व्हाट टू थिंक, कैसे सोचें, अब महत्वपूर्ण है हाउ टू थिंक, कैसे सोचें, कितना सोचें, किस सीमा तक सोचें, अर्थात जिस सीमा के आगे राह न हो हम वहाँ तक सोचें और राष्ट्र को महानतम राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। इसके लिए हर शिक्षण संस्थान को तैयार होना है और यह तैयारी 4 प्रकार की होती है। पहला होती है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, संस्थान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आशय होता है केवल बिल्डिंग से नहीं, सुविधाओं से, जहाँ निश्चिंत निर्विघ्न अध्ययन मनन चिंतन और अनुसंधान किया जा सके। अच्छे स्तर के प्रयोगशालाएँ, वैश्विक मानक की, खेल कूद के मैदान, क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम, यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। वाटर हार्वेस्टिंग का विधान, यह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, गुड प्रैक्टिसेस जिसमें हम करते हैं। फिर फैकल्टी रेडनेस कैसी है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वह इस आधुनिक युग में अपने को कितना तैयार रखे हैं समय की चुनौतियों का समाधान करने के लिए और समाज की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। इसे फैकल्टी रेडीनेस कहते हैं। जो आधुनिक तकनीक है उससे कितना अवगत हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स, कितना दक्ष हैं। बहुत कुछ इस कोरोना के फेज़ में हम लोगों ने सीखा है। कोरोना अदृश्य विषाणु कोविड-19 के नाम से विदित, जिसने पूरी दुनिया को, दुनिया के सभी देशों को एक धरातल पर खड़ा कर दिया है। अदृश्य विषाणु जिसमें हमारी सक्रियता अदृश्य मंच पर बहुत ज़्यादा है, अर्थात उससे अगर कोई निपटने में सक्षम है और सबसे कम प्रभावित है या कह लें अप्रभावित है तो इंटरनेट की दुनिया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आप संवाद कर रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य जिस पर हम कर रहे हैं। तो इस शिक्षण प्रशिक्षण की प्रणाली में हमारे फैकल्टी मेंबर्स कितना तैयार हैं, अब इसका ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स रेडीनेस का ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी कितना तैयार है इस आधुनिक मोड में, आधुनिक समय में अपने को शिक्षा व्यवस्था से युक्त करने के लिए। जो नई प्रणाली आई है, जो विकल्प की बहुलता है उसके पास बहुत सारे अवसर मिल गए। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद उसे रोजगार मिल सकता है, डिप्लोमा कोर्स के बाद मिल सकता है, डिग्री के बाद मिल सकता है। तो इस अवसर का कैसे लाभ लेगा, इसके लिए कितना मानसिक रूप से तैयार है, यह ध्यान रखना होगा। और लाइब्रेरी रेडीनेस देखना है हमें। हमारा पुस्तकालय जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है, बहुत सारे आर्ट्स ग्रंथ वहाँ पड़े होते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ पड़े होते हैं। वो केवल पढ़े रहने के लिए नहीं हैं, वो पढ़ने के लिए होते हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी का हमें सहयोग लेना है। बहुत सारी चीज़ें अब इस प्लेटफार्म पर हैं। सूचना तंत्र की अथाह गहराइयाँ इस तंत्र में हैं, तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है और अंततः हमें अनुसंधान के स्तर पर बढ़ना है। अनुसंधान उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए ज्ञानपरक हो, समाज उपयोगी हो, रचनात्मक हो, तथ्यात्मक हो, इसकी ग्राह्यता और उपादेयता हो और भविष्य के लिए संदेश परक हो। तब जो अनुसंधान होता है उसे क्वालिटी रिसर्च कहते हैं। एक मानक चलता था आरंभ में, फ्रॉम लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से ज़मीन तक हम आए। हमारे यहाँ के जो ऋषि थे आश्रमों में अनुसंधान करते थे, वह मंत्र बनाते थे, सिद्ध करते थे और जनहित में प्रयोग करते थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता था ऋषियोः मंत्र द्रष्टारः। वो अपने समय के वैज्ञानिक थे। मंत्र फार्मूला है जिसका वह स्वयं सृजन करते थे
और उसे मानवता के लिए प्रयोग में लाते थे। अब वही हमें पुनः करना है कि लैब में हम जो रिसर्च कर रहे हैं वह भूतल पर आए, उसका लाभ दुनिया को मिले। हम इस कार्य में आगे बढ़ें तो मानवता का निरंतर कल्याण होगा। और इसके लिए जो नई शिक्षा नीति है इसमें इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट, री स्किल और अप स्किल सबके लिए इसमें सम्यक स्थान है। और इसे लागू करने के लिए हमें अब दृष्टा भाव में नहीं रहना है, हमें साक्षी भाव में नहीं रहना है, हमें अब कर्ता भाव में आना है, ताकि इस नीति में जो कुछ निहित है उसे यथार्थ के धरातल पर लाएं। जब नीति यथार्थ के धरातल पर आती है, उसका नियमन होता है, तभी उसका ध्येय पूरा होता है। और इस ध्येय के लिए जरूरी है कि नीति हमारे पास है, शिक्षा नीति। इसके क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाना है। रणनीति शिक्षण संस्थानों से ही बनेगी। फिर उसके लिए एक रोड मैप तय करना है कि किस दिशा में ले जाना है, इसकी दशा हमें क्या रखनी है। और फिर इसके लिए एक टाइम लाइन होना चाहिए। जैसे मान लिया कि 2020 तक बहुत कुछ इसके माध्यम से कर लेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन हर तरह से 2010 तक हम कर लेंगे 10 वर्षों में। तो ये देखना, हमें टाइम लाइन पर विशेष ध्यान देना है। फिर इसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास क्या है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में एक विधान किया है कि अब इसमें सकल राष्ट्रीय आय का 6% निवेश किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और प्रांत सरकारें सभी मिल करके अपना अंशदान देंगी और शिक्षा में गुणात्मक चमत्कारी परिवर्तन का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पबद्ध होना पड़ेगा और दोनों माध्यमों से हम समयबद्ध होकर शिक्षा का ध्येय आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत और ज्ञान लोक में महानतम राष्ट्र भारत बनाने में हम सफल हो सकेंगे। ये हमारा मिशन है, इसके लिए हमारा पैशन है और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा ध्येय पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि हमें आने वाले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं और प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है उसका महत्व हम लोग देख रहे हैं, कैसे आज निरंतर भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर बढ़ती जा रही है। और वह दिन दूर नहीं जब हर दृष्टि से जो विकास के मानक हैं, हिंदुस्तान दुनिया का महानतम राष्ट्र बनेगा। अब वह व्यवस्था होगी कि स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, यह यथार्थ पर दिखेगा। हमें उच्च शिक्षा की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए दुनिया के विश्वविद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक भारत में आएंगे ज्ञान की विविध विधाओं की महत्ता सीखने के लिए और अपने संबंधित राष्ट्र का भविष्य संवारने के लिए। दुनिया के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं 100 के आसपास, उन्हें अपनी शाखाएं हमारे यहाँ खोलने का अवसर मिलेगा। हमारे जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं इन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं खोलने का अवसर मिलेगा। यहाँ का विद्यार्थी यहीं बैठे बैठे दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से कुछ कोर्स में अध्ययन कर सकता है और वह क्रेडिट यहाँ जुड़ेगा और यहाँ की क्रेडिट वहाँ भी जुड़ेगी। अब ऐसा विधान है तभी हम ग्लोबल सिटीजन बनेंगे और हिंदुस्तान का प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान की विभिन्न विधाओं में नेतृत्वकर्ता बनेगा। शिक्षा नीति का यही ध्येय है। आइए हम सभी मिलकर भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और ज्ञान के मंच पर दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा ध्येय बहुत बड़ा है और इसके लिए हमने रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बना रखा है कि किसी स्तर पर भी कहीं कोई शिथिलता ना आए। इसलिए लाइट बट टाइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म का विधान इस शिक्षा नीति में है और इसके लिए एक ही स्तर पर जो हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन इन हायर एजुकेशन जिसे कहा जाता है, इसके माध्यम से
एक ही निकाय के अंतर्गत रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन और मैनेजमेंट, यह सब कुछ देखने का विधान होगा। हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और 4 इसके अलग अलग हिस्से होंगे जिसके माध्यम से संस्थाओं का नियमन किया जाएगा। किस संस्था के लिए कितना फंड चाहिए इसका विधान किया जाएगा और फिर मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद एक नए दौर में यह देश पहुंचेगा जहां तक शिक्षण संस्थानों की स्थिति है। अब महाविद्यालयों के लिए भी विधान कर दिया गया है कि क्रमशः जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनका स्वरूप बदला जाएगा। ऑटोनोमस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे। जहां तक कॉलेजेस का संबंध है, ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे अथवा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होंगे। जो ऑटोनोमस कॉलेज होंगे क्रमशः अध्यापन, अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां वह स्वयं डिग्री देंगे। उनके फंडिंग की ठोस व्यवस्था होगी। दूसरे वे हायर एजुकेशन कमीशन की निगरानी में रहने वाले ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय से उनका संबंध होगा। लेकिन सभी शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा में नवाचार का विशेष ध्यान रखेंगे। नवाचार का आशय है कि हमें समय के साथ रहना है, हमें समय की चुनौतियों का समाधान करना है और आने वाले दिनों के लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी है। शिक्षण संस्थान का ध्येय होता है वर्तमान के लिए आधार तैयार करना, अधिरचना तैयार करना प्रश्न पूछना चाहें तो आमंत्रित हैं। और भविष्य के रचनाकार की रचना करना। हमसे जुड़े हुए कोई अन्य साथी, शिक्षाविद, विद्यार्थी बात करना चाहें, पूछना चाहें? बिल्कुल। हमने आरंभ में ही बताया था कि हमारे गुरुकुल तत्कालीन विज्ञान के केंद्र थे और जो ऋषि थे वह अपने समय के वैज्ञानिक थे और इसीलिए इस शिक्षण प्रणाली में अपनी पुरानी मान्यताओं को ध्यान रखा गया। गुरुकुल में संस्कृत का बहुत महत्व था। संस्कृत भाषा के अध्ययन पर प्राथमिक स्तर तक 5वीं क्लास तक अपनी मातृभाषा में अध्ययन का विधान किया गया है। अन्य भारतीय भाषाओं को भी सीखने का विधान है। आने वाले दिनों में पाली, प्राकृत, पारसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा, इसका भी विधान है। जहाँ तक गुरुकुल का प्रश्न है तो उस समय विद्यार्थी के सामने 3 बातें होती थीं और यही बात शिक्षक का या गुरुओं का या आचार्यों का होता था। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, इन तीनों का इस शिक्षण व्यवस्था में ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी के अंतर्गत ये 3 भाव होंगे, डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। संकल्पबद्ध होगा, समर्पणबद्ध होगा और कटिबद्ध होगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो जो गुरुकुल की परंपरा है यहाँ आ जाएगी। उस समय भी ज्ञान की सभी विधाएं बताई जाती थी। क्रमशः विद्यार्थी उसमें आगे बढ़ता चला जाता था। आप सभी को ज्ञात होगा कि नालंदा में विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी कैंपस में और वहाँ विश्वविद्यालय के गेट पर ही 5 आचार्य बैठते थे। हर आने वाले विद्यार्थी से 4 या 5 प्रश्न करते थे और उसी के आधार पर उसे बताया जाता था कि आप किस संकाय में, किस विभाग में जाओ। वह उसका मूल विषय हो जाता था और फिर अन्य विषयों का वह अध्ययन करता था। विश्वविद्यालय आधुनिक गुरुकुल हैं और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई। जहाँ तक मानव मूल्यों का प्रश्न है, संवेदना, शुचिता, सहयोग, सच्चरित्रता, यह मानव मूल्य हैं। सत्यवादिता और सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति, इसके लिए इस व्यवस्था में विशेष स्थान है। जो नई शिक्षा नीति है, गुणात्मक का आशय यही है कि जो मानवीय गुण हैं वह भी आपके अंदर होने चाहिए और यह कैसे इनकलकेट हो, आरंभिक शिक्षा से ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है कि उसके पास परिवार की समझ हो, समाज की समझ हो और लोक की समझ हो। इसीलिए लोक कलाकार भी इस शिक्षण व्यवस्था से जुड़ेंगे। जो लिबरल आर्ट है
उसमें कला, साहित्य, विज्ञान सभी का समावेशन किया गया है। सिर्फ दो को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है, वह है मेडिकल और लॉ की पढ़ाई। से सभी को एक ही साथ जोड़ लिया गया है। इसलिए शिक्षण व्यवस्था में भी जड़ से जग तम जाना, अर्थात हमारा जो जड़ है उसमें गुरुकुल परंपरा है, उसको भी हमने नए रूप में लिया हुआ है। और कोई प्रश्न? जी, प्रोफेसर त्रिपाठी, ये अजय उपाध्याय जी का एक प्रश्न था अभी। जी, पूछिए। दोहराना चाहूंगा आपके लिए कि उनका कहना था कि हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बोर्ड्स हैं और अलग-अलग बोर्ड का अपना एक करिकुलम है, अपना एक तरीका है। तो ये शिक्षा नीति जो है होगा, उसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का अधिकार होगा, लेकिन एक सार्वदेशिक जो अपने देश में सब जगह एक जैसा हो सके, इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा और शीघ्र ही सब जगह पहुंच जाएगा। क्योंकि एक समान शिक्षा प्रणाली जब हो रही है तो पाठ्यक्रम भी एक जैसे होने चाहिए, लेकिन इस शिक्षा नीति में आंचलिकता का भाव है कि हमारे अंचल में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, उससे संबंधित अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, उससे संबंधित अध्ययन होना चाहिए। तो इसके लिए छूट रहेगी पाठ्यक्रम में आंचलिक आवश्यकताओं के समावेशन के लिए। तो पाठ्यक्रम बन रहा है और शीघ्र ही इसकी जानकारी सबको मिल जाएगी। और कोई प्रश्न? मैं आपसे पूछना कह रहा हूँ जी, नायक साहब, आपका सिर्फ परिचय दे दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? है आरएस है WRD में सर की ये शिक्षा पद्धति जो आएगी, क्या वो R&D, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को इसमें स्तर पर ले जा सकती है कि जो हम दूसरे देशों से कम्पीट कर पाए? अवश्य। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसके लिए बन रहा है और अभी भी हमारे पास बहुत अच्छी तकनीक है जो दुनिया के विकसित देशों से भी ज़्यादा विकसित है। अब हम कंपटीशन के दौर में ही हैं। आज आप देख रहे हैं कोरोना ने सारे विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख सभी देशों को एक धरातल पर खड़ा किया है। अब इस धरातल से जो तेज़ी से दौड़ेगा वह आगे जाएगा। हमारे यहाँ रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस है और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10 वर्षों में ज्ञान विज्ञान की दुनिया का महारथी होगा भारत। उसकी व्यवस्था की गई है। प्रयोगशालाएं हमारी वैश्विक स्तर की हैं, हमारे आचार्य वैश्विक स्तर के हैं। अवसर और प्रोत्साहन दो की ज़रूरत थी जो इस नई शिक्षा नीति से मिलने वाली है। जी, पूछिए। मनोज बोल रहा हूँ जी। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम से बड़े नजदीकी से मीडिया से रिलेटेड था। जी। तो मैं कुछ पहले तो आपका है ना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप लोग शिक्षा नीति के बारे में, जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में। मैं कुछ एक दो अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ये एक दो चीजें जो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तरह, खासतौर पर वोकेशनल स्किल्स के बारे में, वो स्कूलों में लागू किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको है ना BVOC करके, यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल स्किल्स करके वो कोर्स भी लागू किया जी। तो इसमें एक दो चीजें जो हमारे सामने आई, हमने सबने इसका स्वागत किया, बड़ा अच्छा पब्लिसिटी किया कि बड़ी नई चीज है, सब कुछ है। और तो एक दो दिक्कतें जो आई, जैसे कि पॉलिटेक्निक में जो BVOC कोर्सेज थे, बहुत अच्छा लैब था, फर्नीचर था, सब कुछ था, परंतु आज भी हमारे टीचर्स का जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर वो कुर्सी टूट गई या लैब टूट गई, बर्तन टूट गए तो हमें भरपाई करनी पड़ेगी करके उन्होंने ना खुद छुआ ना बच्चों को छूने दिया। जबकि इस नई शिक्षा नीति में भी प्रावधान यह है कि बच्चे जब तक अपने हाथ से कुछ करेंगे तब तक नई चीज उनमें नहीं आएगी, नई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में जैसे बताया कि ये जो माइंडसेट है इट विल टेक बिट टाइम। मेरे ख्याल में उसके लिए अपन को थोड़ा सा है ना स्ट्रेस करना पड़ेगा कि कल के दिन अब दिक्कत ये हो रही कि BVOC के बाद क्या वो UPSC नहीं दे सकता है, वो आगे वापस है ना डिग्री को मास्टर्स डिग्री नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत तरह तरह की है ना बातें निकल कर आई हैं, बट आई थिंक है ना जब यहाँ पर शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं
वी नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ना दिल्ली में लागू करके जो अनुभव है मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हाईलाइट्स देते हैं कि ये जो कोर्स है आगे जाकर, जैसे जर्मनी में है कि प्लम्बिंग में वो वोकेशनल स्कूल से करता है, फिर डिग्री लेता है, उसके बाद जाके मास्टर्स करके वो पीएचडी करता है, तो वो एक प्लम्बिंग के क्षेत्र में एक डॉक्टरेट कहलाने लगता है। परंतु आज हमारे इंडिया में अगर प्लम्बिंग लिया तो वो इट्स नॉट ए वाइट कॉलर जॉब, तो इसीलिए उसको एक नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ बैठे हुए लोग भी इस पे है ना ऐसा अपन का माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि प्लम्बिंग पे भी आदमी है ना पीएचडी कर डॉक्टर ऑफ एक प्लम्बर की तरह वो डॉक्टर भी बन सके, उसकी मास्टरी बन सके। मेरे ख्याल में इट विल बी गुड तो टू एनहांस आवर वोकेशनल स्किल्स, जो कि अपन स्कूल्स में अपन लागू करने की बात कही गई है। दिस जस्ट एन इनपुट आई वांटेड टू गिव फ्रॉम माय डेली एक्सपीरियंस। जी मैंने अभी आपको सुना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे। मेरे विश्वविद्यालय में जहाँ मुझे सेवा करने का भारत सरकार ने अवसर दिया है, यह पाठ्यक्रम है BO। अब जो हमारे यहाँ मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था हो गई है, इसमें BO भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। और इसके बाद स्नातक 3 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 प्रकार का होगा। 3 वर्षीय स्नातक करने वाला BO पढ़ रहा है, वह PG कोर्स करेगा 2 साल का, वो सीधे रिसर्च में चला जाएगा। तो अगर उसका एक सब्जेक्ट BWAC है, एक पेपर है, तो उससे मास्टरी करेगा और उसके बाद रिसर्च करेगा, वो अभी डॉक्टर होगा। वो चाहे प्लम्बर की शिक्षा ले रहा हो, इलेक्ट्रीशियन की शिक्षा ले रहा हो, तो उसे भी MA और PhD करने का नई शिक्षा नीति में अवसर मिलेगा। यह विधान किया गया है और अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में अब तो नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर भी इसको रख दिया गया है और हायर एजुकेशन में इसको विधिवत स्थापित किया गया है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और इसके बाद फिर PG, जहाँ 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है स्नातक का, वहाँ 2 वर्ष की PG होगी, उसके बाद रिसर्च होगा। जहाँ 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है स्नातक कोर्स का UG का, वहाँ 1 ही वर्ष में PG हो जाएगा और फिर रिसर्च में प्रवेश मिलेगा। निश्चित रूप से प्लम्बर बनने वाला विद्यार्थी या उसकी कास्ट शिल्प का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी उस विषय से डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर सकेगा। इस नई शिक्षा नीति में इसका विधान किया गया है। किसी को हे समझने की ज़रूरत नहीं है। अब व्हाइट कॉलर जॉब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। जिस क्षेत्र में आप दक्ष होंगे उसमें आपका बहुत नाम होगा और आप सबके बराबर होंगे। सबको बराबर कर दिया गया है इस नई शिक्षा नीति में। ये समावेशी शिक्षा नीति सबके लिए है और सबको एक समान महत्ता। आपने आरंभ में ही सुना कि इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, तो इसलिए वोकेशनल कोर्सेज का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों का ध्यान रखना है जो इस शिक्षा नीति में निहित है। सर, मैं प्रेम गुप्ता बोल रहा हूँ जी PIB से। सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे अभी इस नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान है कि 5वीं तक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, मतलब तो सर ये जो प्रावधान सरकार ने किया है जी, तो इससे क्या जो भाषाएं हैं, एक भाषा या 2 भाषा का जो अधिकार अभी ज्ञान के क्षेत्र में है इंडिया में, भारत में जी, कुछ खास भाषाएं जो अभिजात्य वर्ग की भाषा है जी, जिनका मतलब उस पे पूरी तरीके से उन्हीं की पकड़ में शिक्षा है, तो इससे शिक्षा कितनी आजाद होगी इस कदम से, और जो मातृभाषा में पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए कितना जॉब क्रिएशन होगा, कितना अवसर उनको आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। 5वीं क्लास तक मातृभाषा इसलिए आवश्यक किया गया है कि हमारा व्यवहार हमारी बोलचाल की भाषा में ज़्यादा होता है। हम मातृभाषा में ही शुरू से सोचते हैं, इसलिए अगर मातृभाषा में अध्ययन की सामग्री मिले तो आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। आरंभ में ही दिमाग को ट्रांसलेशन करने वाले दिमाग में नहीं बदलना है, तो आपकी मौलिकता आपकी मातृभाषा में होती है। इसमें साथ ही अन्य भाषाओं के पढ़ने के लिए भी स्थान है। आपने एक जो प्रकारांतर से पूछा कि जिस भाषा की वजह से वर्चस्व, आप सीधे कहिए अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या इस देश में कितना प्रतिशत है? न्यूनतम है, लेकिन चूंकि जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसमें उनकी पहुंच ज़्यादा है, तो इसलिए अभिजात्य वर्ग की भाषा कही जाती है। जब लोक भाषा में अध्ययन मनन होने लगेगा, लेखन होने लगेगा, तो निश्चित रूप से जिसे आज आप अभिजात्य वर्ग की भाषा कह रहे हैं वह केवल ज्ञान प्रसारित करने वाली भाषा रहेगी। आप उस भाषा को भी सीखेंगे,
देखिए, सभी भाषाएं सरस्वती की स्वरूप हैं, इसलिए हमें भाषा से कोई विरोध नहीं है, भाषा के प्रति आग्रह नहीं है। जितनी अधिक भाषाओं को सीखेंगे उतना ही अधिक कल्याण होगा। ये बात अवश्य है कि जो भाषा लोक व्यवहार की भाषा होती है, बाजार की भाषा होती है, व्यापार की भाषा होती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज हिंदी ने क्रमशः वह स्थान प्राप्त किया है। भारत की सभी भाषाएं उस उच्चता को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभाकांक्षा भी है, अभिलाषा भी है और आप सबसे आग्रह भी है। अपनी भाषा को लेकर आप हमेशा महत्वपूर्ण भाव रखें। अपनी भाषा को लेकर कभी हीन भाव नहीं रखना चाहिए। और आजकल तो स्वदेशी स्वावलंबन का दौर है। आप अपने देश की भाषा बोलिए, अपनी भाषा में ही उन्नति होगी। प्रोफेसर त्रिपाठी, एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। आपने डिस्टेंस एजुकेशन की बात की, आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ICT की बात की, और डिजिटल टीचिंग जो है इसको भी कैसे किस तरीके से इसमें ब्लेंड किया जाएगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा जो है संस्थानों में, वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा पर अभी की परिस्थिति में डिजिटल टीचिंग हो रहा है जी। तो 2 दिन पहले एक हायर एजुकेशन के सेमिनार में IIM इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय जी कह रहे थे कि IIM में जो है कि ये ब्लेंडिंग कितने % डिजिटल और कितना क्लासरूम होना चाहिए, कितने %, इसके ऊपर IIM में भी स्टडी हो रही है। तो क्या आपके विश्वविद्यालय में भी इसको लेके कुछ स्टडी या कुछ कोशिश की जा रही है कि कितना % डिजिटल टीचिंग और फिजिकल टीचिंग का ब्लेंडिंग होना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों के यहाँ जो मानक तय किए गए हैं इसमें 60-40 का रेशियो है कि परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो 60% क्लासरूम टीचिंग और 40% ऑनलाइन टीचिंग हम करेंगे। अभी की जो हमारी तैयारी है इस हिसाब से, आज की तारीख में तो हम 100% ऐसा कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो 40% ऑनलाइन करेंगे तो लैब्स का क्या होगा। जो लेबोरेटरी में बच्चे खड़े होकर के प्रयोग करते हैं तो क्या हम करेंगे। अभी जो वर्चुअल क्लासरूम है तो क्या वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हम जानकारी दे सकेंगे। अभी जो अध्ययन हो रहा है, प्रयोग हो रहा है कि वर्चुअल लैब में भी हम गणना के माध्यम से जो द्रव्यमान है, द्रव्य है और जो वस्तुएं हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनको हम खड़ा कर सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे सामने दिक्कत केवल लैब को लेकर के थी, अब इसका समाधान निकल गया है। तो आने वाले दिनों में ये अभी तो 60-40 का रेशियो रहेगा, आज की तारीख में तो 100% है, लेकिन 60-40 का जो ब्लेंडेड मोड है यह बेहतरीन मोड है। जो इसमें एफोर्डेबिलिटी शब्द है इसी को ध्यान में रखा गया है कि दूर अंचल में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी इस मोड से किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकता है। हमारा विद्यार्थी केवल हमारे ही विश्वविद्यालय के ज्ञान से अवगत नहीं होगा, अन्य विश्वविद्यालयों में भी क्या नई प्रगति क्या हो रही है उससे भी अवगत हो सकेगा। तो यह रेशियो ब्लेंडेड मोड का रखना पड़ेगा। अब यह समय ने हमें सिखा दिया है और शिक्षा तो समय के साथ चलती है, हमें इसके साथ ही चलना होगा। अब एक अंतिम प्रश्न अगर कोई पूछना चाहे तो उनका स्वागत है। खासकर कोई प्रोफेसर या फैकल्टी या टीचर्स में से कोई अगर पूछना चाहे तो उनका स्वागत है। डॉक्टर अर्चना पाठक कुछ पूछ रही थी, चली गई क्या? जी जी जी, पूछिए वर्षा जी। वर्षा जी पूछिए। वो डॉक्टर अर्चना पाठक जी की बात कर रही थी जो जबलपुर में सेंट एलोयसियस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मैं प्रश्न ये पूछना चाह रही थी कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की जानी है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से मातृभाषा में नई प्राथमिक शिक्षा होनी है। अभी प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकांश जो पालक हैं वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तरफ भागते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन आप देख पाएंगे? अवश्य, इसीलिए इसे अनिवार्य भी कर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही होगी। अब शिक्षण संस्थानों का स्तर भी एक समान होगा,
आप आने वाले दिनों में यह परिवर्तन देखेंगी कि जो एक विदेशी भाषा के कारण महत्वपूर्ण विद्यालय बने हुए थे, अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि सब जगह मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा सब में एक जैसी हो जाएगी, चाहे आज के प्राथमिक स्कूल का विद्यार्थी हो या कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी हो, सभी एक समान एक धरातल पर प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होंगे। और तब वास्तव में जो विलक्षण प्रतिभाधारी बालक हैं, उनके प्रतिभा का बोध इस समाज को होगा और लाभ इस राष्ट्र को मिलेगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है।